हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी का फ़ायदा हो रहा था हमें। उसी के साथ में हम लोगों ने देखा लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन में हमें 6 एटीपीज़ का फ़ायदा हो रहा था। अब फ़ायदे बिना तो कोई चीज़ पढ़ेंगे नहीं, तो फ़ायदे में हम लोग आगे का स्टेप पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल। तो हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल्स है, तो क्रैब साइकिल की डिस्कवरी है वो कहाँ की गई थी, डिस्कवरी करने वाले कौन थे, इसके और नाम क्या है, ये साइकिल हम कितने स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं, ये साइकिल हमें कहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कशन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्रैब साइकिल है, दिस साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस एडोल्फ क्रैब। हैंस एडोल्फ क्रैब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्रैब साइकिल की डिस्कवरी की थी। किस में की थी, तो इन्होंने क्या था, इन पिजन मसल्स इन 1940 में इन्होंने जो कबूतर होता है, पिजन होता है, उसके मसल्स के अंदर क्रैब साइकिल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में देखिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, CAC के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, हम ये जो साइकिल पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में देख रहे थे कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसके कार्बन के नंबर पे हमने C3 और C4 पढ़े थे, सेम उसी तरह क्या होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल CAC। अब उसके बाद में हम लोग बात किए थे कि जो लिंक रिएक्शन थी, लिंक रिएक्शन में हमारे पास में 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहे थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम A है, उनको एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पे देखिए OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आप लोग को ध्यान में है ही, तो OAA इज द फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। जो सबसे पहले एक्सेप्ट करने का काम है वो किसका है, OAA का है, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसके अंदर क्या होता है, 3COOH ग्रुप पाया जाता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, या TCA साइकिल के नाम से भी बोलते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्रैब साइकिल पूछे, चाहे आपसे सिट्रिक एसिड साइकिल पूछे और चाहे आपसे TCA साइकिल पूछे, तो आपको इसी साइकिल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में देखिए बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शंस आर प्रेजेंट। हम लोगों ने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस थी उसमें सिर्फ कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही थी, एनाबोलिक रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने रेस्पिरेशन में कहा था ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन है, मीन्स इसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक हमको दोनों ही देखने हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, प्रोटीन की बात कर रहे थे और फैट की बात कर रहे थे, तो सबका एक इंटरमीडिएट बन रहा था, वो क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A है जो हमने ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनाया है, तो वो हमें प्रोटीन और फैट से भी मिल सकता है, तो आगे क्रैब साइकिल है वो कैसे भी परफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्रैब साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो जो क्रैब साइकिल है वो मैट्रिक्स पोर्शन में चलने वाली है, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोगों ने साइटोसोल में पढ़ा है। उसके बाद में देखिए कि ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल प्रेजेंट इन मैट्रिक्स पोर्शन, मैंने आपसे पहले ही बता दिया ये बात कि सारे के सारे एंजाइम्स हैं जो क्रैब साइकिल के हैं वो मैट्रिक्स पोर्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, वो क्या था, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है वो कहाँ मिल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारे कहाँ मिल रहे हैं, मैट्रिक्स पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद में देखिए ऑक्सीडेशन अकर्स इन 4 साइट्स, मतलब कि 4 जगह हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि इसके कितने स्टेप्स पढ़ेंगे, इसके भी हम ओवरऑल 10 to 11 स्टेप्स पढ़ते हैं, मेजरली हम लोग 10 स्टेप बोलेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में है जो लिंक रिएक्शन मैंने आपको अलग पढ़ाया, वो लिंक रिएक्शन इसके साथ में ही जोड़ के इसके साथ में इनके ATPs बना देते हैं। तो यहाँ पे हम 10 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। इन 10 स्टेप्स में जो हम H2O का यूज़ करने वाले हैं और जहाँ से H2O रिलीज होने वाले हैं, तो वो हम आप नंबर यहीं से देख लीजिए, जैसे कि 1, 3, 5 को छोड़ दीजिए, 7 और 9, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं, इन पे 1 मॉलिक्यूल्स है वाटर का यूज होने वाला है, ठीक है। और जो 2 की टेबल होती है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाटर है वो रिलीज होने वाला है। 5 स्टेप है, हमें उस 5th स्टेप है उसको हमें नहीं देखना।
जैसे हम उस 5th स्टेप में एंजाइम नहीं देख रहे थे, वैसे याद रखना है यहाँ पे क्या होगा कि 5th स्टेप को नहीं देखना, बाकी एस्ट्रो का आपका ध्यान में रह जाएगा कि 1, 3, 7 और यहाँ 9 पे आपको एस्ट्रो को यूज करना है, एंड देन इस स्टेप जगह क्या होंगे, एस्ट्रो है वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद में हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे 4 कंपाउंड बनेंगे 6 कार्बन वाले। तो मैंने लिखा है कि 4 कंपाउंड है वो कैसे हैं, 6 कार्बन वाले। फिर 1 कंपाउंड है वो 5 कार्बन का बनने वाला है। अब आप कहोगे कि मैम ये कंपाउंड बताने की कितनी की ज़रूरत है कि हमें ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्या हम साइकिल भी याद कर लेंगे, वो इनफ है ना? इनफ है बेटा, लेकिन आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चंस है ये नहीं पूछते, लेकिन 5 कार्बन कंपाउंड को आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि 5 कंपाउंड्स होंगे वो 4 कार्बन के होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये प्रोडक्ट ध्यान में रखना है। फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्रैब साइकिल है वो हम साइकिल में एक ही बनाएंगे, ठीक है, लेकिन क्रैब साइकिल चलेगी कितनी बार, 2 बार चलेगी, क्योंकि हमारे पास पायरुवेट कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो क्रैब साइकिल पे कितने टाइम चलेगी, 2 टाइम्स चलने वाली है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। जब तक हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे साइकिल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 3 NADH2, ठीक है, 1 FADH2। अब आप कहोगे FAD तो नाम पहली बार ही आया है, और 1 GTP, ठीक है। तो जो GTP है वो ATP के इक्वल रहेगा, ठीक है, कि जितना फायदा एक ATP का होता है उतना ही एक GTP का होता है। लेकिन यहाँ पे जो 1 FADH2 है उसमें 2 ATPs का फायदा होगा, और जो NADH2 है तो NADH2 में कितना फायदा होने वाला है, यहाँ पे ये फायदा होने वाला है 3, ठीक है। तो यहाँ पे NADH2 है, NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP होता है, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे 1 FADH2 है तो FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, ठीक है। तो 9 यहाँ मिल गए हमें, 2 यहाँ मिल गए, तो 9 2 11, ठीक है, और 1 यहाँ से जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 12। तो हमें टोटल कितना फायदा होने वाला है, 12 ATP का फायदा होने वाला है। और यदि हम 2 टाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल की बात करें तो हमें कितना फायदा होने वाला है, 24 ATP का, ठीक है। तो 1 ATP है वो किलो कैलोरीज में हम लोग देखते हैं तो 7.3 किलो कैलोरीज के लगभग होता है, ठीक है। किसी ने मेरे से कमेंट किया था तो मैंने उसको आंसर भी किया था, तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये ओवरऑल जो साइकिल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल के बारे में। अब आप लोग साइकिल देखिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्रैब साइकिल के स्टेप्स के बारे में। क्रैब साइकिल में भी हम लोग 10 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। उन 10 स्टेप्स को ड्रॉ कैसे करना है वो मैं पहले आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को क्रैब साइकिल जो है वो समझने में इजी हो। तो क्रैब साइकिल में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो एंटर करता है। उसके बाद में मैंने थ्योरी में क्या कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा, तो उसको एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे OAA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आप इसको OAA लिख सकते हो। और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है वो कितने कार्बन स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सेंटर में रख लीजिए। इसी के जस्ट नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर 5 कार्बन आप लिख के छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे वो कितने कार्बन की होगी, 5 कार्बन की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत रटाफिकेशन की तरह बता रही हूँ, लेकिन आपको ये स्टेप्स है वो फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन बीच में कोई स्टेप है वो स्किप होता है तो आप लोगों को वो चीज़ है वो रिमाइंड कर देगी, ठीक है। उस टाइप से आप लोगों को 4 लाइन्स इस साइड ड्रॉ करनी है और 4 लाइन्स है वो इस साइड ड्रॉ करनी है, ठीक है। हमने कहा था कि जो 4 कंपाउंड है वो 6 कार्बन वाले हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 हैं वो 6 कार्बन वाले हैं, तो आप 6 कार्बन लिख दीजिए। 1 कंपाउंड था वो क्या था, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन को आपने नीचे ड्रॉ करके छोड़ दिया। और उसके बाद में आपको 1 2 3 और 4 एंड 5 हमारे 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो एक को तो हम ऊपर ही रख देते हैं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड आप लोगों को ध्यान में है ही, और बाकी 4 कंपोनेंट है वो आप यहाँ पे लिख के छोड़ दीजिए। जहां से रिएक्शन शुरू होगी, मतलब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए ये दोनों मिलेंगे, तो वहां से स्टेप स्टार्ट है, 1st 2nd 3rd 4th 5th, उसके बाद में 6 7 8 9 और 10,
ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग इनके सारे के सारे जो H2O है और CO2 है उनको भी पहले से रिमूव करके छोड़ दीजिए ताकि आपको बीच में हेडेक नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, फर्स्ट स्टेप पे आपको H2O को यूज करना है, देन H2O को रिमूव, फिर H2O को यूज, फिर H2O को रिमूव, ठीक है। सेम ऐसा ही आपको इस साइड करना है कि H2O का आपको 7th स्टेप पे वापस यूज करना है, 8th स्टेप पे रिमूव, 9th स्टेप पे वापस यूज करना है और 10th स्टेप पे रिमूव करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये H2O को कहाँ यूज करना है और कहाँ से रिमूव करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो सीधी से समझ में आने वाली बात है वो ये है कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये भी 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर होगी, तो यहाँ से एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलने वाला है, फिर 5 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ से भी एक CO2 का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलने वाला है। तो ये तो ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर होगी कि आपको किस टाइप से 10 स्टेप है उनको फॉलो करना है। आपने 10 है ये ब्रैकेट्स बना के छोड़ दिए, इन ब्रैकेट्स में आपको सिर्फ सीधे नाम लिखने हैं, चाहे तो आपको नाम की ट्रिक बना लो और चाहे आप स्टेप वाइज फॉलो कर लीजिए। तो पहले आप अपनी नोटबुक में इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके सारे के सारे स्टेप्स के बारे में। तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करते हैं क्रैब्स साइकिल के स्टेप बाय स्टेप की। तो स्टेप बाय स्टेप में हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर है, उसी के साथ में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये दोनों चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है दोनों मिलने के बाद में जो हमारा आगे कंपाउंड बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, वो बनेगा 6 कार्बन, और वो भी आपको ध्यान में है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको तीनों नाम है वो ऑलरेडी याद ही है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको H2O को ऐड करना है, कोएंजाइम ए को रिमूव कर देना है और सेट्रोजेनेज यहाँ पे एंजाइम कम आएगा, ठीक है। फिर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप में H2O को रिमूव कर देना है वापस, और यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और आयरन आयन की प्रेजेंस के अंदर आपको सिट्रिक एसिड को सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। फिर ये जो एकोनिटिक एसिड है तो ये क्या होगा, एकोनिटेज की एंजाइम और Fe की प्रेजेंस में वापस क्या बनाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड बनाएगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, 6 कार्बन वाले चल रहे हैं, और H2O आपको समझ में आ ही रखा है। उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ बात की थी कि 4 बार इसमें ऑक्सीडेशन होना है, तो सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन है वो 4th स्टेप पे होगा, जिसमें क्या होगा कि आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे, किसके साथ में, NAD के साथ में, NADH2 बना लेंगे, और यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। क्लियर, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड है वो लास्ट कंपाउंड रहेगा यहाँ पे 6 कार्बन वाला। उसके बाद में जो मैंने आपसे कहा था कि 5 कार्बन वाला जो 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड रहेगा उसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी अलग से पूछते हैं। उसका नाम हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है वो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में बना है, और यहाँ पे जो आयन यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है मैग्नीशियम। हमारा 5th स्टेप रहेगा, इसमें CO2 का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिट्रिक, फिर सिस एकोनिटिक, फिर आइसोसिट्रिक ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, देन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की। हम लोगों ने एक बार है तो एक बार यहाँ पे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज मतलब एक ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ देख चुके हैं। उसके बाद में हम लोग सेकंड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जहाँ डिहाइड्रोजनेज होने वाला है, तो यहाँ NAD को यूज किया और NADH2 है वो हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास में 2 NADH2 का प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे 2 CO2 भी रिमूव हो चुके हैं। उसके साथ में ये वाली जो स्टेप जैसे हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए में पढ़ी थी, सेम वही स्टेप हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है। मैग्नीशियम आयन यूज होगा, La और TPP एंजाइम यहाँ पे काम आ रहे हैं, और कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे आप मेरे को La और TPP इन दोनों की फुल फॉर्म है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें रिकॉल होती रहे वापस। फिर है कि इसके बाद में हमारे यहाँ पे सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। सक्सेनाइल कोएंजाइम है वो 4 कार्बन स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि एक CO2 यहाँ से ऑलरेडी रिमूव हो चुका। उसके बाद में देखिए सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है, इसमें से कोएंजाइम ए को वापस रिमूव करना है, तो यहाँ पे H2O को हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे थियोकाइनेज वर्ड आ रहा है, मतलब ATP और GDP से समथिंग, ठीक है। तो यदि ADP यूज कर रहे हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, GDP है तो ये क्या है, ग्वानिनोसिन
डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक जीटीपी रिलीज हो जाएगा, मैंने आपसे बता ही दिया कि जीटीपी है वो एटीपी के बराबर ही होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड का वापस क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से यहाँ पे अब H2 को लेने के लिए कौन आएगा, एफएडी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उस एंजाइम को आप बहुत बार पढ़ चुके, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो कहाँ पाया जा रहा था, इंटरनल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया की। और यहाँ से H2 है वो वापस रिमूव हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर फ्यूमरेज एंजाइम के थ्रू ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे H2 वापस ऐड होने वाला है, और जो लास्ट स्टेप रहेगा हमारे, वहाँ पे एक बार और ऑक्सीडेशन होगा, एक बार और H2 रिमूव होंगे। उन H2 को लेने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे NAD। तो NAD है वो NADH2 लेके निकल जाएगा, और मैलिक एसिड है वो वापस किस में बदल जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ जो आपको ध्यान में रखना है वो याद रखना है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, एंड देन OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि हम बोल रहे हैं कि 4 बार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ, ठीक है, NAD। तो एक NAD इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक फिर NADH2 निकल रहा है, तो यहाँ पे भी कितने ATP होंगे, 3 ATP, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं GDP की। तो GDP है, जो GTP है वो एक ATP के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम बोल दें कि एक ATP है। उसके बाद में हम लोग बात किए FAD की। तो FADH2 है ये 2 ATP के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मैंने फिर 2 ATP लिख दिए। फिर हम जो लास्ट स्टेप देखते हैं एक NADH2 वाला, और तो यहाँ पे हम टोटल बात करते हैं कि 3 ATP का फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल हमें जो स्ट्रक्चर है क्रैब्स साइकिल की वो समझ में आ गई होगी। तुम्हें थोड़े बहुत नाम है वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूलाज यदि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला से पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन बायो में आप लोगों को नाम है वही ध्यान में रखने होते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि भाई कहाँ से H2 निकला है, कहाँ से आ रहा है, बस नाम आप याद करते हुए जा रहे हैं। मैंने बनाने का सबसे इजी तरीका बता दिया आपको। उसके साथ में यहाँ पे हम 3 + 3 + 3 9 2 11 और 1, तो टोटल 12 ATP का हम लोगों को क्या हो गया, फायदा हो गया। और मैंने कहा कि क्रैब्स साइकिल है, क्रैब्स साइकिल 2 बार चलता है, तो हमें ओवरऑल जो टोटल ATP मिलने वाले हैं वो 24 ATP मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 ATP, 24 6 ATP हम लोगों ने लिंक रिएक्शन में देखे, और 8 ATP थे वो हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखे। अब हम बात करते हैं कि जो NADH2 और FADH2 को हम हवा में ATP बना रहे हैं ना, तो ये हवा में ATP नहीं बनते। इनको ATP बनाने के लिए हमें ETS साइकिल को पढ़ना जरूरी है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ETS साइकिल के बारे में। तो आप लोग ये वाली जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अभी वैसे छुट्टियां ही चल रही है, छुट्टियां चलते हुए तो आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि सालों बीत गए यार, छुट्टियां ही चल रही है। तो अब जल्दी है, बोल रहे हैं कि 4 तारीख से, शायद मे बी 4 जनवरी से है तुम्हारे स्कूल्स है वो रीओपन हो जाएंगे। तो न्यू ईयर भी आने वाला है कि ठीक है 2020 है, जैसे तैसे भी निकल गया हमारा आराम से। हम लोग बहुत लकी हैं जो 2020 में जी पाए हैं आराम से। अभी भी है आपको उतना ही ध्यान में रखना है, क्योंकि 2021 भी हमारे लिए 2020 की तरह ही चैलेंजिंग होने वाला है। जो उस चैलेंज में जीत जाएगा वो आगे लंबे टाइम तक जी पाएगा। नहीं तो हम लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।